Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. Welcome back to the channel, guys. This is Falak Mishra and today we are going to discuss हिंदी. ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे फणीश्वरनाथ रेणु जी की लिखी गई रिपोर्टाज है ये. ठीक है, रिपोर्ट है, दैट इज ऋण जल धन जल. ठीक है, इसके जो कॉन्टेक्स्ट में हम इसका शीर्षक देखेंगे, फिर इनको डिफरेंट भागों में डिवाइड किया गया है, उसको आराम से डिस्कस करेंगे. और जो जो रेणु जी ने इसमें लिखा हुआ है उसको कोटेशन के साथ बताऊंगी. ठीक है, ऑफकोर्स पूरा बुक रीडिंग नहीं कर सकती, बट जो भी आपको बताऊंगी वो इंपॉर्टेंट ही होगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एंड आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. देखो, पहले तो जो ऋण जल एंड धन जल, ये जो टॉपिक है ये रेणु जी की लिखी गई है, एक अपना बनाया हुआ एक शब्द है. ठीक है, जो ऋण जल है उसका मतलब होता है जल का अभाव. ठीक, और धन जल का मतलब जल का बहुताय. अब जल ज़्यादा रहेगा तो बाढ़ आ जाएगी, और जल अगर नहीं रहेगा, उसकी अभाव रहेगी तो सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ जाएगा. ठीक, रेणु जी ने अपने अकॉर्डिंग उसको बनाकर लिखा है कि जल का अभाव क्या है, इसलिए ऋण जल उन्होंने टॉपिक दे दिया, एंड जल का बहुताय यानी बाढ़ के लिए उन्होंने धन जल का टॉपिक दिया है. हुआ क्या था ना कि 1966 में बिहार में सूखा पड़ गया था, जिसका विश्लेषण करने रेणु जी और अज्ञेय जी, जो दो राइटर साथ में गए थे, तो वो सूखे के लिए गए थे. पर हुआ क्या था, 1975 के टाइम पे बिहार पटना में आई प्रलयंकारी बाढ़ आ गई थी. ठीक है, तो बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ क्या कि इसमें जो चित्रण किया गया है वो जीवंत चित्रण है. कैसे? क्योंकि रेणु जी उसी बाढ़ में फंस गए थे. समझ में आया? तो जो उसी बाढ़ में फंस के हर उस चीज़ को अपनी आंखों से महसूस किया होगा, वो बैठ के टीवी वाला बंदा नहीं समझ सकता है ना. 1975 में लगभग इसी टाइम पे इमरजेंसी भी लगी थी. तो रेणु जी बताते हैं कि इमरजेंसी का पीरियड था, ऊपर से बाढ़ था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती थी रिलीफ पहुंचाने में. अब मैं जब भी बोलूँगी रिलीफ, तो इन व्हाट टर्म्स, लोगों को खाना प्रोवाइड करना, जो कि गवर्नमेंट का यूजुअली काम होता है. ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं. तो देखो, भूमिका तो इन्होंने लिखा था, बट जब इसे मतलब प्रिंट कराने जाते हैं तो ये लगभग समझ लो, जिस दिन भूमिका लिखने वो बैठते हैं वो खुद ही अपने भूमिका में लिखते हैं. जिस दिन भूमिका लिखने बैठा, चार्ल्स नाला खानदान की अभूतपूर्व दुर्घटना घट गई. भूमिका में 15 जनवरी के भूकंप से उन्हें अब तक के दैवी प्रकोपों पे, जिन्हें उन्हें याद करके रोंगटे खड़े हो जाते थे, छुटपुट स्मरण है और संस्मरण है, और मैंने इन संस्मरणों को रचना में कन्वर्ट करके इसे जर्नल कहा है. अब देखो, ये सब समझने की जरूरत नहीं. जो समझना क्या है, ये जो रिपोर्ट है वो इन्होंने लिखा है जब बाढ़ आ गई थी और जब सूखा पड़ गया था उस कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, बाढ़ का जो इनका एक्सपीरियंस है वो एकदम रियल है, क्योंकि ये खुद ही वहाँ पे गए थे, उस चीज़ को फील किया. फिर सूखे का विश्लेषण करने दो राइटर साथ में गए थे, है ना. हमारे अज्ञेय जी भी गए एंड रेणु जी भी गए साथ में. तो देखो, इसमें जो अकाल पीड़ित क्षेत्र है वो है रेपुरा गांव. अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं. पहले तो रेपुरा गांव, सिरसा गांव एंड कोसला गांव. और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र कौन कौन से आएंगे, आप देखोगे कि यहाँ पे उन्होंने दिया भी है. राजेंद्र नगर में जो बाढ़ आई थी वो पुनपुन नदी की थी. ठीक है, और राजेंद्र नगरी याद रखिएगा क्योंकि ये पॉश एरिया है. अब जिसको नहीं पता बता दो, पॉश एरिया वो एरिया रहता है जहाँ अमीर ज़्यादा रहते हैं, जो बहुत रिच लोग होते हैं वो पॉश एरिया में रहते हैं, है ना. और उसके बाद शंकरपुर की बाढ़. ठीक है, परमान नदी में बाढ़ आ गई थी. और उसके बाद क्या, मनिहानी की बाढ़, जो कि गंगा नदी से होकर आई थी. चलो, इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंचलिक चीज़ों को इसमें दिखाया है. आंचलिकता की इस आचरण अवधारणा ने उपन्यास व कथा साहित्य में गांव की भाषा संस्कृति, यानी इसमें जब आप देखोगे ना तो लैंग्वेज कैसी है, गांव की मतलब बोलचाल वाली भाषा है. आपको उसी में देशज शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रिलीफ बार बार बोल रही हूँ मैं, तो कुछ अंग्रेजी के शब्द भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे. इनकी भाषा जो है वो किस तरीके की है, सरल है, सहज है. मार्मिक चित्रण उन्होंने जो किया है उसमें क्या है, आम बोलचाल की खड़ी बोली को इस्तेमाल किया गया. जब भी आप लिखना, कभी भाषा पूछ देता है तो लिखना होता है ना, तो ये याद रखो. और वर्णात्मक शैली है. ठीक है,
आत्मकथात्मक शैली, क्योंकि देखो लिख रहे हैं खुद ही, ऊपर से खुद ही ये चीज़ फील भी किया हुआ है, और वो ये भी बताते हैं चित्रात्मक शैली से ये प्रयोग करके इस जो रिपोर्टाज है उसको बहुत ही अच्छा बनाते हैं। देखो मैं एक चीज़ और बता दूं, जो रिपोर्ट है और रिपोर्टाज है उसमें डिफरेंस क्या है। जब हम दोनों में ही हम तथ्य लिखते हैं, सेम सेम लिखते हैं, तो आखिर डिफरेंस क्या है। जो रिपोर्ट होता है वो अंग्रेजी शब्द, रिपोर्ट जो रिपोर्टाज जो है वो फ्रांसीसी शब्द है जो कि रिपोर्ट शब्द का समानार्थी है। लेकिन रिपोर्ट में किसी भी घटना को का तथाकथित वर्णन होता है, यानी तथ्यों के साथ जो भी फैक्ट्स होते हैं उनका इसमें वर्णन होता है और साहित्यिकता की कमी होती है। ये इसमें मतलब उस तरीके का लिखने वाला कला नहीं होता है जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो। लेकिन रिपोर्टाज में किस तरीके से लिखी जाती है, इसमें साहित्यिक विधि रहती है, यानी इसमें क्या होता है कि रिपोर्टाज जब लिखता है तो उसमें साहित्यिक विशेषता उसमें रहती ही रहती है, यानी उसमें लेखक का अलग स्टाइल होता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई और आपको रिपोर्ट लिखने को दिया जाए एकदम फॉर्मल लिखोगे, लेकिन वही कोई लेखक के हाथ में रिपोर्ट लिखने को दिया जाए तो वो किस तरीके से अपना राइटर वाला टच जो देता है, वो ही जो भी कहानी होती है, जो भी वर्क होता है, उसका पीस ऑफ आर्ट होता है, उसको अच्छा बना देती है। तो चलो इन सारे भाषणों के साथ मैं अभी फाइनली शुरू करती हूँ कि आखिर था क्या सीन। देखो है क्या, इन्होंने कई खंडों में इसे डिवाइड किया है, ठीक है, 5 लगभग जो है। जब ये सबसे पहले बात करते हैं जल प्रलय की, जो कि क्या था, धन जल की बात करते हैं 1975 की। तो इसमें उन्होंने शीर्षक क्या है, कौतूहल वर्धक शीर्षक है। जब शीर्षक की बात करेंगे तो ये कौतूहल शीर्षक है। एंड इसमें उन्होंने पहले अध्याय का नाम दिया है, मतलब पहले अध्याय में उन्होंने बताया है कि बाढ़ आने का जो समाचार मिलता है उसके प्रति लोग किस तरीके से उसके प्रति रिएक्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। और बाढ़ में घिर जाने के बाद की जीवंत स्थिति को प्रस्तुत किया है अध्याय 1 में। कई अध्याय हैं इसके, याद रखिएगा। अभी मैं क्या बात कर रही हूँ, बाढ़ की बात कर रही हूँ, जब सूखे की बात करूँगी तो बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। बाढ़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, धन जल, धन जल। इसमें कई अध्याय हैं, करीबन 5 अध्याय हैं। उन सभी में उन्होंने क्या लिखा है, पहले अध्याय में बाढ़ जो है आ गया है, उसके आने का समाचार मिलता है, लोग किस तरीके से उस पर रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद बाढ़ में फंस जाने के बाद की स्थिति का जीवंत चित्रण उन्होंने किया है। अध्याय 2 में वो बताते हैं कि बाढ़ में फंसे लोगों की स्थिति, तमाशबीनों के दृश्य, ठीक है, सरकारी मशीनरी की सक्रियता व निष्क्रियता, है ना, और सरदार द्वारा सहायता का मानवीय उल्लेख। वो बोलते हैं कि जो सरदार जी उनकी हेल्प भी करते हैं उस टाइम पे रिलीफ पहुंचाने में, उनका जो है बहुत ही भावपूर्ण उल्लेख किया है उन्होंने। फिर अध्याय 3 में वो बताते हैं, कुछ स्मृतियों का सहारा लेते हैं, प्रसंगों के माध्यम से वो बताते हैं बाढ़ की स्थिति को। इसमें जब आप देखोगे तो उसमें 2 कथा वो बताते हैं, महुआ घटवारिन की कथा बताते हैं और एक और लोकगीत बताते हैं, जिसमें वो कहानी सुना रहे होते हैं और कुछ देर के लिए बाढ़ के जो भी रियलिटी है उससे थोड़ा सा बच जाते हैं, स्केप कर जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें दिखाई देती है एक पक्षी की तैरती हुई लाश, एंड वो वापस से अपने उसी कंडीशन में आ जाते हैं। इन सबको एक एक करके बताऊंगी। अध्याय 4 में इनके जो कलाकार नृत्य हैं उनके आने व उनके द्वारा प्रदर्शित होने वाले प्रेम व सहकार्य का चित्रण किया है उन्होंने यहाँ पे। और फिर अध्याय 5 में उन्होंने मनुष्यता की बातें की हुई हैं, ठीक है। देखो उन्होंने एक चीज़ और भी बोली है, जब शुरू कर रही हूँ उससे पहले ही बेस बना देती हूँ। देखो है क्या, उन्होंने बोला कि जहाँ बाढ़ मध्य वर्गीय लोगों के लिए एक त्रास का विषय है ना, वहीं वो एक खास वर्ग के लिए मनोरंजन का विषय। वो क्या कहते हैं कि जब आप एक मिडिल क्लास लोग रहोगे तो उसके लिए ये बाढ़ का विषय मतलब है, बाढ़ का विषय उसके लिए त्रासदी है। जैसे अगर मान लो मैं बोलूँ कि अगर आपको बारिश अच्छी लगती है तो आपको बारिश इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि आपकी छत नहीं टपक रही होती, और जिसकी छत टपक रही होती है आप उससे जब पूछोगे कि आपको बारिश कैसी लगती है तो वो क्या बोलेगा, मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप महल में बैठे हो और आपको अच्छी लग रही है वो बारिश, लेकिन जिसके घर नहीं है, जिसकी छत नहीं है, उसके लिए वो बारिश बहुत ही त्रास का काम करती है। वो तो ये प्रे करते हैं कि ना हो बारिश, और फिर उसी के बाद अपने झोला भर भर के बोरिया बिस्तर ले लेके कहीं जो है किसी के घर के नीचे जो
खड़े हो जाते हैं, कहीं कुछ खड़े हो जाते हैं, इस तरीके का सिचुएशन हो जाता है बारिश के टाइम पे, समझ रहे हो। तो वो कहते हैं कि खास वर्ग के लिए एक मनोरंजन का विषय। अब बताते हैं वो, इसी में एक स्मृति बताते हैं वो, ठीक है, याद करके एक घटना बताते हैं। 1967 में क्या हुआ था, पुनपुन नदी का पानी जो है राजेंद्र नगर में घुस गया था। अब मैं सिंपल सी बातें बोली, राजेंद्र नगर एक पॉश एरिया है, तो उन्होंने क्या देखा कि एक नाव पर सजे धजे युवक युवती की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने निकल पड़ी, ठीक है। अब इसको तो मैं रीड करके बताऊंगी, क्योंकि मैं भी इसको जब पढ़ी तो मुझे बड़ा मज़ा आया था, तो आपको भी पढ़ते पढ़ते मज़ा आना चाहिए कि नहीं। तो अब तो मुझे रीड करना पड़ेगा। ओके, सो जस्ट अ मिनट, कहाँ गया वो, हाँ जी, चलो अब मैं समझाते हुए रीड करूँगी। बाढ़ जहाँ लोगों को त्रासदी स्थिति में डाल देती है, वही एक खास वर्ग के लिए मनोरंजन का विषय है। रेणु जी दृश्य को अंकित करते हुए कहते हैं कि यहाँ से शुरू हो रहा है, 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवती की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। अब उन्हें क्या लगा कि यार ठीक है भाई, अभी बार तो आ गई है, तो चलो अब नाव पे निकल जाते हैं, मज़े लेते हैं। तो कुछ लड़के और लड़कियां नाव पे सवार थे, और वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जो टीवी में नहीं सब देखते हैं कि कश्मीर का ये दृश्य, सब नाव चला रहे हैं यहाँ वहाँ, वो लोग भी घर बैठे बैठे इंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, नाव पर एक स्टोव चल रहा था, सोचो केतली चढ़ी हुई थी नाव पे, और बिस्कुट के डब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी। जैसे हम लोग कॉफ़ी फेंटते हैं ना फटाफट, ताकि उसमें जो ऊपर से जो उसका क्या बोलते हैं, मैं जिसमें कॉफ़ी का एक अच्छा टेक्सचर आ जाता है जब आप बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से मिक्स करते हो। तो वो वही लड़की वो कर रही है, और कह रहे हैं वो कि एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी, कोई जो है मैगजीन पढ़ रही थी। और एक युवक, अब एक लड़का दोनों पाँव को फैलाकर बांस की लगी से नाव खे रहा है, ठीक। जो दूसरा लड़का है वो पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटनों पर कोहनी टिकाकर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे अलग ही सीन चल रहा है नाव में, मतलब दूसरे परेशान है कि बाढ़ आ गई है, यहाँ राजेंद्र नगर में जो बाढ़ आई थी उसमें लोग मजे कर रहे हैं। पूरे वॉल्यूम में बजाता हुआ ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी, हाँ ऐसे ही वो गाना बज रहा था। उन्होंने यहाँ पे वो भी लिखा है, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हाँ जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलबर नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छत पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों सीटियों की वर्षा कर दी, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जैसे ही वो पहुंची नाव, यहाँ पे सारे के सारे मजे करने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, और इस गालंबर में किसी भी आवाज की प्रतिनिधित्व मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोग हुआ, उससे बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। तो जो लोग साथ में मिलकर इस तरीके का चीज़ें कर रहे थे, वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था वो वही बता रहे हैं कि बड़े से बड़े क्या ध्वनि संयोजक जो साउंड वगैरह बनाते हैं ना, जैसे आप कोई म्यूज़िक सुनते हो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है उसको चूज़ करने के लिए भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। तो वो ये बताते हैं कि इस तरीके का जो आवाज़ बना, वो बड़े से बड़े संगीतकार भी इसको नहीं निकाल पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशन तुरंत छूमंतर हो गई, और युवतियों के रंग लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। अब वो बता रहे हैं कि जैसे इस तरीके की चीज़ें हुई, तो जो भी युवक ये सब कर रहा था उसका जो फूहड़पना था और जो एग्जीबिशन चल रही थी वो तुरंत छूमंतर हो गई, मतलब गायब हो गया। और जो भी लोगों थे उनके कैसे हो गए, चेहरे उतर गए और गाल काले पड़ गए। लड़कियों की बातें यहाँ पे हो रही हैं। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ नैया तोरी मजदार होशियार होशियार ये बोलता था वो, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया हो।
तो देखो बताने का क्या सेंस था कि जैसे मैं आपको बता देती कि एक वर्ग के लिए तो मनोरंजन है, दूसरे लोग के लिए त्रास है, बट आपको पता कैसे चलता उस चीज़ का। तो वो डिस्क्राइब करें सिचुएशन 1967 का कि जब पुनपुन का जो पानी था वो जब बढ़ गया था, बाढ़ आ गई थी वहाँ पे, तो वहाँ के लोग मज़े लेने लगे, मतलब मनोरंजन का विषय उन लोग के लिए बन गया। वो बाहर आने लगे, दृश्य देख के चाय पिया रहा है, मैगजीन जो है पढ़ी जा रही है, कोई अलग ही चल रहा है, सुर में गा रहा है, समझ रहे हो, वो सिचुएशन वो बता रहे हैं। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, उन्होंने विनाशकारी प्रलयंकारी जो स्थिति थी उसका चित्रण किया। उसके बाद वो दिखाते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें छपी हैं और न्यूज़पेपर में जो चीज़ें छपी हैं उससे रियलिटी कितनी डिफरेंट है। ठीक है, अब वो एक और सिचुएशन बताते हैं। कहते हैं कि पुनपुन नदी में रेणु जी जब फंस गए थे तो लोग उन पे हंस रहे थे, समझ रहे हो। यानी वो बताते हैं कि एक तो जब कोई बाढ़ में फंसता है तो लोग उसको देख के हंसते हैं, ठीक। वो जब फंस जाते हैं तो उन पे कुछ आदमी हंस रहे थे। अब मैं वो लाइन भी पढ़ के सुनाती हूँ। रेणु जी को याद आता है कि जब इसी तरह पुनपुन की बाढ़ में वो फंस गए थे तो देखने वालों का पहला जत्था हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अच्छा। घर में गैस का सिलेंडर, 5 मिनट में ही खाना बनाने वाला कुकर, दिन रात चलता रेडियोग्राम, पलंग के पास टेलीफोन और ठंडा पानी का फ्रिज। अब बोलो बच्चू, कहाँ सटक गई सारी नवाबी हैं? ये इस तरीके का वहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर रेणु देखते हैं जीप से उतरकर कई लोग पीछे से गाड़ी को धकेलने लगे। तो जितने भी लड़के, आप जानते हैं जहाँ बाढ़ आती है ना, बस आप देखना कभी टीवी में, मतलब सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे, मतलब कोई भी होता है ना, नहाने ही लगता है वहाँ पे। ये बिना सोचे समझे कि उनको फ्लू हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, गंदा पानी है, स्किन डिजीज होगी, कुछ नहीं। उसी में मैंने देखा था दिल्ली का दृश्य था वो, जिसमें मतलब वाइट कलर का कुछ ऐसा, मतलब बहुत ही, वो पानी नहीं था ना ही वो बर्फ था, लेकिन कोई विमेन थी उसमें अपना बाल जो है धुल रही थी। तो उन्हें कौन समझाए कि भाई वो बहुत बुरा असर करेगा आपके बालों पे, जो भी आप लोग खड़े हो। तो बच्चे मस्ती वहाँ से कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़के जो हैं उनकी जीप निकालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक। तो वो जीप से उतरकर कई लोग पीछे से गाड़ी को ढकेलने लगे। तो नहाने वाले लड़कों की टोली मदद करने आ गई। अरे साहब, आगे ढकेल कर कहाँ ले जाएगा, पीछे की ओर ठेल कर वापस कीजिए। मतलब वो कह रहा है आगे कहाँ लेके जाएंगे, पीछे करिए। कुछ लड़के सामने से ढकेलने लगे, मार जवानो हइयो। कुछ पीछे से ठेलने लगे, मतलब धक्का देने लगे। अरे मेरा लाइन ही भूल गई तुम लोग की वजह से। ठीक है, कुछ आगे से ठेलने लगे, कुछ पीछे से ठेलने लगे। मारो जवानो हियो, ये वो पीछे वाले भी यही सेम चीज बोल रहे हैं, आगे वाले भी ये बोल रहे हैं। गाड़ी एक गड्ढे से निकलकर दूसरे में फंस गई, ठीक है। अब रेणु जी बता रहे हैं एक जगह से गाड़ी का पहिया निकला फंसा हुआ, तो दूसरे जगह में फंस गया। अब कह रहे हैं फिर लड़के खुश हो गए, मतलब ये खुश होकर नहाने लगे कि चलो इधर से निकल गया ना, कहीं और ही हट, हम लोग नहा सकते हैं। इन आवारा लड़कों की चुगलबंदियों और मनमौजीपन रेणु जी को बहुत दिलचस्प लगता। मतलब रेणु जी को बुरा नहीं लगता है कि लड़के फंसा देते हैं, एक तो हेल्प करते हैं फिर नहाने लगते हैं। वो उन लोगों को देख रहे होते हैं और वो मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं कि इन्हें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें फ्लू, सर्दी, बुखार या टाइफाइड आदि भी हो सकता है। पानी में बहते जहरीले सांपों का भी खतरा हो सकता है, लेकिन किंतु ये लड़के बेफिक्र होकर जल किल्लोए करते हैं और तरह तरह की करतब कर नाटकीय माहौल का सृजन करते हैं। अब देखो क्या होता है ना, जब आप एक पोएट हो, एक राइटर हो, आप कीन ऑब्जर्वर होते हो, आप सिचुएशन को ध्यान से देखते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं, एंड आपको बहुत मज़ा आता है उस चीज़ में। तभी तो आप अपने जब राइटिंग लिखते हैं, जब आप कुछ लिखते हैं अपने पीस ऑफ आर्ट को, तो वो बहुत निखर कर आती है, क्योंकि आप एक कीन ऑब्जर्वर हो। अगर आप कीन ऑब्जर्वर नहीं हो तो फिर आप लेखक नहीं बन पाओगे, ये रियलिटी होती है। अगर आप भाई बॉर्न टू बी अ लेखक हो तो कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, ठीक है, ओके। वो बोलते हैं कि वो गौर से इन लड़कों की एक एक गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए थे। वो देख रहे थे कि आखिर ये लड़के कर क्या रहे हैं, ठीक है। एक नमी जवान नवसिखुआ कैमरा वाला लड़का कमर भर पानी में खड़े होकर तस्वीर ले रहा था। अब एक फोटोग्राफर था, वो कमर भर पानी में खड़े हो गया क्योंकि भाई साहब डूबे हुए थे और उसमें तस्वीर ले रहा था। नहाने वाले लड़के उसके सामने जाकर मुंह चिढ़ा रहे थे। एक लड़का गले तक पानी में डूबकर अद्भुत आवाज में
डूबती हुई लड़की का अभिनय करते हुए पुकारा, बचाओ बचाओ मैं डूब रही हूँ। तो मतलब लड़के मस्ती कर रहे हैं, कोई लड़की की आवाज़ निकाल रहा है, कोई कैमरा मैन बन के फोटो खींच रहा है, कुछ लोग उसको मुंह चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लोग कैमरा मैन पर बिगड़ रहे थे। यहाँ लोग कल से घिरे हैं, न कहीं नाव न रिलीफ, और ये फोटो लेने वाला सिर्फ तस्वीरें ले रहा है। इसी को कहते हैं कि किसी का घर जले और कोई मौज से तापे। मत खींचने दो इसको कोई भी फोटो। इनको पैसा कमाने का यही मौका मिला है। नहाने वाले लड़कों ने वहां पहुंचकर पानी उछालना और उसका छींटा मारना चालू कर दिया। एक लड़का ड्रम पर चढ़ गया और अपने पैंट के अग्रभाग के विशेष स्थान की ओर संकेत करके बोला, इसका फोटो लो। कुछ लोग हंसे। अब मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकती, आप ही लोग समझ जाओ क्या क्या लिखा है इसमें। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मुंह फेर लिया, है ना, कुछ लोग शर्मा गए और तो कुछ लोगों ने मुंह फेर लिया, और कई लोग एक साथ अरे रे 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 हरम जदवा कहकर चुप हो गए, ठीक है। तो अब तुम सोचो कि रेणु जी की जो टेक्स्ट है उसको आपको पढ़ के कितना मजा आएगा, क्योंकि उन्होंने लोक भाषा में लिखा है, जो वहाँ की स्थानीय भाषा है उसमें उन्होंने लिखा है, उसकी चीज़ें वो बता रहे हैं, और वो गाली भी यहाँ पे लिख दी है, जो कि मुझे भी पढ़ना पड़ा है आज। ओके, कहकर चुप हो गए, मतलब वो जो लड़का इस तरह का इशारा किया गंदा, कुछ लोग हंसे, कुछ लोग अपना मुंह फेर लिए और कुछ लोग उसको गाली भी दिए। रेणु को जिंदा दिली भरे इन लोगों के नज़ारों में रस मिल रहा है। वो लिखते हैं, फोटो लेने वाला लड़का डिमोर लाइट होकर कैमरा समेट कर चला गया। अच्छा, डिमोरलाइज हो गया, वो डिमोटिवेट हो गया कह लो। जो कैमरा मैन जो था वो ये सब देखा कि सब उसको डांट रहे हैं, तो वो एकदम डिमोरलाइज हो गया, ऊपर से लोग उसे चिढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं इशारों में, तो वो डिमोरलाइज होकर चला गया। मेरा कोई मित्र होता या मैं खुद होता तो इस पोज को कभी मिस नहीं करते। अब वो बता रहे हैं कि मेरा कोई मित्र होता, रेणु जी कहते हैं मेरा अगर कोई यहाँ पे दोस्त होता ना तो पक्का हम लोग भी इस पोज को मिस नहीं करते, ठीक है। लेकिन कैमरे वालों के प्रति लोगों का अचानक यह आक्रोश क्यों? यह तो अच्छी बात नहीं। वो कहते हैं कि ठीक है, अब कैमरा मैन ने फोटो ले रहा है, अब इसमें इतनी बुरी बात क्या हो गई? तो उन्हें ये पसंद नहीं आता है कि क्यों इस तरीके से लोगों ने उसको डांट दिया और डिमोटिवेट कर दिया। रेणु को यह अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनके कई मित्र फोटोग्राफर हैं। क्योंकि रेणु जी को अच्छा इसीलिए नहीं लगता क्योंकि उनके दोस्त भी फोटोग्राफर हैं, इस क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी है। वे अपने इन मित्रों के नाम लेकर याद करते हैं। वे छत पर जाकर अपने ब्लॉक के लड़कों को समझाते हैं कि किसी फोटो लेने वाले को हूट न किया जाए। वे तुरंत मान गए और कहा कि हम नीचे जाकर इन लड़कों को समझा देंगे। तो वो फिर जाते हैं। उन्होंने देखो एफर्ट लिया कि जब वो बहुत दुखी हो गया तो उन्हें याद आता है कि उनका दोस्त भी तो फोटोग्राफर है, उन्हें बुरा फील होता है। फिर वो जाते हैं, वो छत पर जाकर कहते हैं कि ये जो फोटो लेने वाले आए हैं उनको प्लीज़ परेशान न किया जाए, और वो लोग मान जाके कहते हैं हम नीचे वाले लड़कों को जो नहा रहे हैं उनको समझा देंगे। बाढ़ में बहती हुई और तेज दुर्गंध छोड़ती हुई एक गाय की लाश आती है। तो बाढ़ होती है तो सब कुछ लेकर ही बेचारी गाय मर गई। फिर कुछ समय बाद एक कुत्ते की लाश। सोचो, पहले गाय मरी, फिर कुत्ता मरा। रेणु दूर से किंतु गौर से उसे देखते हैं। यह अल्सेशियन कुत्ता है, ठीक है। दोनों कान शान से खड़े हैं, रौब में कहीं कोई कमी नहीं है। कान से यह पूंछ तक इसकी मुद्रा और तेवर देखते ही समझ लेता हूँ इसने बहादुरी से मौत का विवरण किया है। इससे आपको क्या पता चलता है कि रेणु जी बहुत ही इक्वल मानते थे ह्यूमन एंड एनिमल्स को, क्योंकि अब आप अपने से मतलब रखोगे, सेल्फ सेंटर्ड होगे, तो आप सिर्फ देखोगे ना कि कितने आदमी मर गए, लेकिन एक एक जानवर का इन्होंने यहाँ पे चित्रण किया है और बता रहे हैं कि कितने शान से वो कुत्ता मौत से लड़ा है, ठीक। हाँ, इसने बहादुरी से मौत को विवरण किया है। मौत की छाया पर झपट्टे मार लड़ता हुआ मरा है। बाढ़ पीड़ित ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की गाय, बैल, घोड़े, बकरी आदि की लाश बहुत बार देखते हुए मतलब मरते हुए उन्हें देख चुका हूँ। अल्सेशियन कुत्ते की लाश शहर की बाढ़ का प्रतीक है, पहली बार देखा। और वो क्या कहते हैं कि गांव में तो देखते ही हैं इस तरह की चीजें, लेकिन शहर में जो एनिमल्स की लाश बहते हुए देख रहे हैं तो वो पहली बार अल्सेशियन कुत्ता मरते हुए इस तरीके से उसकी लाश पानी में डूबते हुए देखे थे।
क्योंकि देखो रेणु जी ने ना बाढ़ का कई कई बार इन्होंने रियलिस्टिक एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए अपने स्कूल में बाढ़ पे एक निबंध भी लिखते हैं आई गेस, जिसपे उन्हें फर्स्ट रैंक मिलता है, समझ रहे हो। तो जो जीवंत आंखों से देखा है उसको जब निकालेगा लेखन में तो अच्छा ही लिखेगा, ऊपर से ये लेखक है, समझ रहे हो। रेणु जी की दृष्टि में मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी का भी प्राकृतिक प्रकोप पड़ता है और वो उससे अझोल नहीं होते, ठीक है। यही समग्र मानवीय दृष्टि है, समग्र मानवीय दृष्टि को दिखाता है कि किस तरीके से वो इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं दूसरे को भी। उन्होंने कई कई मनुष्य बने रहो अध्याय में भी इसी मध्यवर्गीय शूद्र मानसिकता को, उसकी हिपोक्रेसी को क्या किया है, उधेड़ कर रख दिया है, ठीक है। अभी तो मैं आपको बेस बना रही हूँ कि क्या क्या उसमें चीजें थी वो आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो अखबार में क्या क्या चीजें छपी हुई हैं, ठीक, ओके। तो अब जैसे बाढ़ है तो सिंपल सी बात है, दूसरी जगह पे टीवियों में दिखाते रहते हैं ना कि सरकार क्या कर रही है और क्या क्या चीजें हो रही है, तो वहां पे वो डिफाइन करते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी फाइंड दैट लाइन फॉर यू ऑल। अब देखो समाचार पत्र छपा है, मनुष्य बने रहो अध्याय में, अध्याय 5, बाढ़ की हालत में भी मध्यवर्गीय शूद्र मानसिकता उसकी पाखंड को उधेड़ कर रखती। अब समाचार पत्र में छपा है कि दिल्ली में इतनी हजार मॉडर्न रोटियां आ रही हैं, दिल्ली वाले के दिनांक राशन में रोटी विदेश से केक व चीज भी है। मतलब वो बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं, मॉडर्न रोटी है, विदेशों से केक आ रहे हैं और चीज भी है, आगरे के पराठे, कलकत्ता की रोटियां, दवाई व कपड़े भेजे जा रहे हैं। वह बताते हैं कि छत पर बैठे भाई साहब क्रोधित लग रहे हैं, संभवतः अखबार पढ़ा है। छत पर हेलीकॉप्टर ने 5 पैकेट गिराए थे, उनमें से 3 तो भाई साहब तथा उनके परिवार को मिल गया। तो देखो बाढ़ में जब हेल्प कैसे पहुंचाई जा रही है, हेलीकॉप्टर से खाने को नीचे लोगों के छत पे डाल दिया जा रहा है, और 5 थैला गिरा था जिसमें से 3 तो इन्हीं के फैमिली वालों को मिल गया। और वो बता रहे हैं कि क्या मिला है, चुनरा, भुने चने, पॉपकॉर्न और दाल मोठ, ठीक है। तो 4 चीज़ें ही मिली हैं, चुनरा खाने को मिला है, भुने चने हैं, पॉपकॉर्न है और दाल में मोठ है। तो अब वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि हमें ये अखबार में छपा है कि चीज़ मिल रहा है, केक मिल रहा है, कहाँ है भाई ये सारी चीज़ें। तो फिर उसी में वो डिफाइन करते हैं कि राजेंद्र नगर में जो है A1 चीज़ें मिली हुई हैं, ब्रेड मिला है, बटर मिला है, चीज़ भी मिला है, सब कुछ मिला है, क्योंकि वो कैसा एरिया है, पॉश एरिया है। तो वो पार्शलिटी भी एक तरीके से सोसाइटी में दिखा रहे हैं कि न्यूज़पेपर वाले अलग छाप रहे हैं और रियलिटी इससे कितनी डिफरेंट है, ठीक। उनकी जो भी कहानियाँ हैं, संस्मरण है, रिपोर्टाज हैं, उसमें आपको एक विट देखने को मिलेगा, चतुराई से उन्होंने जो भी चीज़ें कही हैं, है ना, वो आपको बहुत ही, और इवन हास्यात्मक ढंग से, हास्यपूर्ण, यानी जैसे मैं जब आपको वो कैमरामैन वाला अभी लाइन पढ़ के सुनाई तो आपको हंसी आया ना, वो चीज़ सुन के मैं खुद ही हंस रही थी उसको पढ़ के। और इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, हास्यपूर्ण व्यंग किया है सोसाइटी पे। तो इसको व्यंग तो कर ही रहे वो इनडायरेक्टली। हाँ, आप जब उसे पढ़ रहे हो, जब यहाँ हेलीकॉप्टर वाला ही सीन पढ़ रहे हो, पॉश एरिया में अलग खाना, यहाँ पे अलग खाना, इनडायरेक्टली वो न्यूज़पेपर वालों पे भी एक उंगली उठा रहा है, इनडायरेक्टली वो पार्शलिटी दिखा रहा है सोसाइटी की, लेकिन हास्यात्मक ढंग से, कि जो आदमी है जो बैठा है, जिसके घर पे 3-3 थैले मिल गए, उसे खोल के गुस्सा आ रहा है और कह रहा है कहाँ है सारी चीज़ें। और मैं जैसा कि मैंने बताया कि इमरजेंसी पीरियड था, जिसकी वजह से वो चीज़ें राहत उनको जल्दी पहुंच भी नहीं पा रही थी, तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। चलो अब मैं फाइनली आपको शुरू करती हूँ। टेक्स्ट तो नहीं पढ़ाऊँगी ऑफकोर्स, जब मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें बता रही हूँ, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली चीज़ें लिख कर रखी हुई हैं, क्योंकि आप लोग नोट्स मांगते हो ना, तो मैंने टेक्स्ट पूरा कर दिया है। अब देखो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने क्या किया है, इन्होंने 2 खंड लिखे हैं। पहला खंड जो है वो बाढ़ को दर्शाता है 1975 का, दूसरा खंड सूखे को दर्शाता है। तो अभी हम बाढ़ के 5 अध्याय को पढ़ेंगे। पहले अध्याय का नाम है कुत्ते की आवाज, दूसरे अध्याय का नाम है जो बोले सोनिहार, तीसरे अध्याय का नाम है पक्षी की लाश, कलाकारों की रिलीफ पार्टी, मनुष्य बने रहो, एंड। ठीक, अब देखो
कुत्ते की आवाज़। अब अगर आप गांव में रहते होगे, कभी भी रहे होगे, तो पता होगा आपको, जब जो रात को कौवा, कौवा कहाँ से आ गया, सॉरी, जब रात को जब कुत्ता बोलने लगता है, रोने लगता है या सुबह रोने लगता है, लोग एकदम घबरा जाते हैं, उसको भगाने लगते हैं अपने द्वार से। देखा है कभी? क्यों भगाते हैं पता है? क्योंकि लोगों का मानना है कि कुत्ता जब रो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो अपशगुन होकर रहेगा, इसलिए लोग उसको अपने द्वार से हटा देते हैं, भागो भागो भाग भाग ऐसे करके भगा देते हैं। तो वो बताते हैं रेणु जी कि जो दुर्घटना का जो पहले से जो आपदा की जो क्या होते हैं फीलिंग होती है, वो कुत्तों में तो जानते हो ना, कुत्ता पहले सारी चीज़ें फील कर लेता है। सब तो भूत भूत भी फील कर लेता है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इस पर मैं क्या ही बोलूँ। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जो आपदा आने वाली होती है ना, तो कुत्ता उस चीज़ को पहले ही पहचान जाता है। समझ गए? आपदा से पूर्व की सूचना देते हुए सारे कुत्तों ने सुर में सुर मिलाया। वो इसमें ये चीज़ बता रहे हैं, एनिमल्स के थ्रू वो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ का वातावरण बता रहे हैं। फिर जो बने सोनिहाल, उसी में उन्होंने सब कुछ बताया है कि किस तरीके से बाढ़ की जब खबर आती है तो क्या सिचुएशन था, लोग कितने घबरा गए, और वो रेणु जी जब फंस गए थे तो ऐसा लग रहा था कि बच नहीं पाएंगे। उस टाइम का सिचुएशन ऐसा था कि जिंदा नहीं आ पाएंगे वापस, जब इतना पानी भर गया था। समझ में आया? ओके। जो बोले सो निहाल, अब ये तो सुना ही होगा है ना, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ये तो सिख लोग इसको बोलते हैं। देखो, बाढ़ में फंसे लोगों की दयनीय स्थिति जो दिखा रहे हैं, उसी बीच क्या होता है, एक स्ट्रीमर से पूर्व की ओर से लड़के, पहले तो लड़के दौड़ कर आते हैं और वो बताते हैं नाव आ रही है, तो पूरब की ओर से स्टीमर आ रहा होता है और उस पर सरदार जी सवार होते हैं। सरदार जी, भाई कई गैर सरदार भी सवार होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरदार ही होते हैं, पर सरदार जी मुख्य दिखाई दे रहे होते हैं। और वो क्या कर रहे थे, उनको देखकर उनके मन में ऐसा अभिवादन जो है, अभिव्यक्ति कह लो, सॉरी भक्ति भावना कह लो, उनको देख के। क्योंकि देखो, अगर आप मुसीबत में रहोगे और आपको कोई खाना पहुंचाने आएगा, आपकी मदद करने आएगा, तो आपके दिल से उसको दुआ निकलेगी ना। वही सिचुएशन वो बता रहे हैं कि उनको देख के मेरे मन से ये आवाज़ हो रही, कवि बोलने लगा, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तो इसने इसका टाइटल क्या दिया है, जो बोले सोनिहाल। ठीक, ओके। अब हम थर्ड वाला जो है, पक्षी की लाश। मैंने आपको बताया था कि इसमें उन्होंने क्या क्षेत्रीय लोकगीत को डिफाइन किया है। क्षेत्रीय लोकगीत में उन्होंने बोला है, अब ये तो मैं गा नहीं पाऊंगी, ठीक है। वो कहते हैं, वो बता रहे होते हैं बाढ़ की स्थिति को, तो उसमें उन्होंने कुछ एक मार्मिक चित्रण करके उन्हें कुछ याद आ जाता है। उन्होंने दो कथा बताई हैं यहाँ पे। एक कथा उन्होंने गीत के माध्यम से, क्षेत्रीय लोकगीत के माध्यम से बताया है, काशी फूटल कसामल रे देवा बाबा मोर सुधिया नल्ले हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, अब देखो, बाबा मोर सुधिया नल्ले हैं, सुधिया यानी कि ध्यान। तो इसमें जो नई नई शादी करके जो लड़की ससुराल अपने गई हुई है और सावन का महीना चल रहा है, बारिश का टाइम है, और वो दुखी है क्योंकि वो अपने मायके जाना चाहती है, और वो कह रही है, शिकायती लहजे में कह रही है कि जो मेरे पिताजी हैं वो तो मुझे भूल गए हैं, और जो मेरे भाई हैं वो इतने बिजी होते हैं कि उसने मेरा हाल चाल भी नहीं लिया, और भाभी भी मेरी सुध नहीं ले रही हैं, भाभी को भी मेरा ध्यान नहीं है, पता नहीं क्यों भाभी मेरे भैया को भेज नहीं ले मुझे ले आने को। विवाहिता चाहती है कि वो अपने मायके है। इसमें होता क्या है ना कि जो कोसी नदी है, कोसी का भी नाम मैंने लिया होगा, कोसी, देखो यहाँ है ना, कोसी नदी में भी बाढ़ आई होती है। अब वो भाई अपनी बहन को जब लेने के लिए आता है, तो होता क्या है कि कोसी नदी के पास वो जाता है, वहाँ पे एक केले का पेड़ है जो है, केले के पेड़ को काट के और कुश से वो नाव बनाता है, प्लस केले के पेड़ से नाव बनाता है, उसमें अपनी बहन को बिठाता है, पर धारा इतनी तेज होती है कि नाव उसकी टूट जाती है, और भाई जो है अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है, और वो क्या होती है, बहन नहीं बच पाती है और बाढ़ में बह जाती है। ये सब सोच के वो बहुत इमोशनल हो रहा था। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई, महुआ घटवारिन की कथा। महुआ घटवारिन की कथा हमारे एक और लिखी गई है, तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु जी की है, और उसमें भी यही कथा वहाँ पे उसका वर्णन है, महुआ घटवारिन। इसमें होता क्या है, लेखक को ये गीत आता है कि अब के बरस भेज भैया को बाबुल सावन सावन में लीन पुकारे। ठीक है, इसमें भी यही सब चीज़ें वो सोच रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं जो प्रकृति का प्रकोप है उससे दूर थोड़ा चले जाते हैं।
मतलब दुख तो था ही कि बाढ़ में फंसे, लेकिन जब आप किसी चीज़ को याद करते हो ना, तो जो प्रेजेंट सिनेरियो होता है उससे आप थोड़ा सा बच जाते हो, स्केप कर जाते हो। रेणु जी भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें एक सफ़ेद मुर्गी की व अन्य जीवों की लाश बहते हुए दिखती है, और जो मछली पकड़ने वाला होता है वो अपने पैर से उस चीज़ को खोजता रहता है। तो इसीलिए उस चीज़ का नाम अचानक से फिर वो उसी रियलिटी में वापस आ जाते हैं कि बाढ़ में फंसे हुए लोग दिख रहे हैं, और पक्षी की लाश थी सफ़ेद मुर्गी की। ठीक, ओके। अब कलाकारों की रिलीफ पार्टी। कलाकारों की रिलीफ पार्टी में कलाकार मित्रों की मदद, मनोरंजन, इन सब का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। और मनुष्य बने रहो में इसमें पानी की धारा के एकदम बंद होने के बाद जो बाढ़ के जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी मदद के लिए जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। जो भी देश विदेशी सहायता मांगी जा रही है उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। जैसे आपने बाढ़ वगैरह का सिचुएशन देखा होगा तो आपको नहीं बोलते हैं कि प्लीज़ डोनेट फॉर अस, एंड फिर देखते हो कि बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ गवर्नमेंट की हेल्प भी करती है। टाटा तो बहुत ही फेमस है, बहुत हेल्प करते हैं वो। सोनू जी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, कोविड टाइम पे उन्होंने कितनी हेल्प की है। हमेशा उन्हें फिल्म में विलन का रोल मिलता था, बट रियल लाइफ में वो हीरो निकले, और उन्होंने वो कोविड टाइम में प्रूव करके दिखाया। एंड इवन आज भी मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मैंने टीवी में देखा काफ़ी लोग जो है उस टाइम पे, कोविड टाइम मेरा भी था जब हम लोग पूरा एकदम पैक हो चुके थे, समझ रहे हो। तो उस सिचुएशन में हम लोग स्कूल वगैरह नहीं जा पाते थे, तो मेरे उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्टी थी। हम लोग को स्कूल जाने नहीं दिया था, तो ऑनलाइन क्लास में हम लोग को पढ़ना होता था। बहुत नेटवर्क इशू होती थी, फिर भी डेली क्लास करो ये वो। एंड फिर हम लोग डेली न्यूज़ देखते थे तो बहुत रोते हुए लोग बिलखते हुए दिखाई देते थे। सिलेंडर नहीं अवेलेबल होता था, बहुत सिचुएशन थी उस वक्त ख़राब, है ना। जो जहाँ गया था फंस गया था वहीं पे वापस ही नहीं आ पा रहा था, तो सोनू जी ने एक बस भी शायद किया था, एंड फूड तो वो प्रोवाइड करते ही करते थे। बहुत सारे लोगों को वो घर भी पहुँचाए हैं, तो बहुत हेल्प की है वो गवर्नमेंट की। दैट इज़ वाई मैंने आज नाम ले लिया उनका, क्योंकि ज़रूरी भी होता है ना, कुछ चीज़ें रियलिस्टिक होती है, जाननी चाहिए। मैंने देखा यूजुअली पीपल जो होते हैं ना किसी भी बॉलीवुड हीरो हीरोइन के पीछे एकदम क्रेजी रहते हैं, किसी सिंगर के पीछे रहते हैं, बट जब भी आप किसी को आइडियल बनाओ या अच्छा लगे कोई भी आपको, तो एक बार उसके बारे में सर्च कर लो, लाइक उसने कुछ भी ऐसा काम किया भी है कि नहीं। फिर आपको क्या फ़ायदा सिर्फ इसलिए कि बस किसी की शक्ल अच्छी है या कोई एक्टिंग अच्छा करता है, दैट डजंट मीन कि वो अच्छा इंसान होगा, समझ रहे हो। तो रियल लाइफ हीरो है सोनू जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब सूखे का डिस्क्रिप्शन हो रहा है यहाँ पे। इसमें भूमि दर्शन की भूमिका जो अध्याय 6 है, 5 अध्याय यहाँ पढ़ा दिया, तो इसमें छठा अध्याय है जिसमें रेणु जी ने सूखे की स्थिति को बताया है। जहाँ पे भी रेणु जी एक तरीके से दिखा रहे होते हैं कि जहाँ सरकारी अफसर रहते हैं, डाक बंगला, वहाँ पे सूखे का कोई नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। सूखे का दृश्य हमें सिर्फ और सिर्फ एक गांव में देखने को मिला है, रैपुरा सिरसा गांव। ठीक है, जब एक हल चलाने वाले से जब उसने नाम पूछा, मतलब जो दोनों राइटर हमारे अज्ञेय और रेणु जी साथ में जा रहे थे, तो उसने उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम जोगी बताया, और वो बताया कि आदमी तब तक हार नहीं मानता जब तक वो मर ना जाए, है ना। जब तक वो जिंदा है तब तक उसे अपनी भूख से लड़ने के लिए उसे काम करना ही पड़ता है, आगे भगवान जाने। इस तरीके का रिप्लाई वो जोगी देता है, समझ में आया। गांव में पहुंचे तो देखा उन्होंने कि कोई भी इंसान ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो अपने मन ही मन कहते हैं कि कहाँ गई हो ई सब मनई। इस तरीके की चीज़ें वो बताते हैं, और फिर वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, और उन्हें बहुत चीज़ें पता चलती है कि रिसेंटली थोड़ा सा रेनफॉल हुआ है और किसान जो है हल जोतने की कोशिश कर रहे हैं, हल वगैरह लेकर दिख रहे हैं। सूखे से लड़ने हेतु कच्चे कुएं खोदे जा रहे हैं, और कुआं खोदकर पानी का जो है तल नापा जा रहा है कि कितना पानी बचा है। देखने से ये पता चल रहा है कि पानी जो है एकदम खत्म हो चुका है और पाताल की तरफ भागे जा रहा है। ठीक है, बच्चे स्कूल भूखे जा रहे हैं, और स्कूल में जो मिल्क वगैरह मिलता था ना, वो मिल्क अब फ्री में नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो। तो इस टाइम ऐसा सिचुएशन आ गया है। लोगों के गाड़ियों में अनाज के बोरे नहीं थे, बस सूखा पुआला होता था। दुकान में मकई नहीं थी। तो इस तरीके के सिचुएशन को बता रहे हैं कि कितनी सिचुएशन खराब थी। और उन्होंने ये भी चीज़ें बताई कि उन्होंने बताया लड़के की हालत चिंताजनक। बूढ़ी माता औरत ने बताया कि 5 जून की हाँ ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि वो बता रहे हैं, बूढ़ी औरत और जो भी आदमी लोगों से बात करते हैं उससे उन्हें पता चलता है कि मालिक ने घर में बिजली का कुआं खुदवा रखा है,
और उनके घर में अनाज भरा है, उन्हें गरीबी की क्या चिंता। तो वो दिखा रहा है ना, मध्य वर्गीय लोग और उच्च वर्गीय लोग जो हैं, क्लास का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया है कि अब पैसे वाले हो तो आपको गरीबी की क्या ही चिंता। जिस तरीके से वो यहाँ पे बोलते हैं कि मालिक ने तो घर में बिजली का कुआं खुदवा रखा है। भयंकर दुर्दशा का चित्रण। अब वहाँ पे एक माता का भी चित्रण, मतलब जो 7 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म देने वाली माँ को खाना न मिलने की वजह से उसमें दूध ही नहीं उतर रहा है। जैसे अब कोई भी मदर जो होती है अगर बेबी को जन्म देती है तो वो क्या करती है, फिर वो उसे अपना दूध पिलाती है। तो जब वो कुछ खाएगी नहीं और एक तो अकाल का सिचुएशन, तो वो कुछ नहीं खा रही, इसकी वजह से उसमें दूध ही नहीं बन रहा है। उस लड़की, उस औरत का नाम यशोदा है और वो बता रहे हैं कि इससे बेचारा बच्चा और माँ दोनों ही परेशान हैं। और फिर वो डिस्क्राइब भी करता है कि जो अकाल में जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनका नाम सूखी, सुकही, अकालू, अकलवा, इस तरीके का नाम रखना ठीक होगा। मतलब इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। अब फिर मेन चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब क्या करें, आप सोचोगे कि यार ये क्या ही बता रही हो। देखो होता क्या है ना कि लेखक यही जानने के लिए जाता ही है कि सिचुएशन क्या है, और वो देखते हैं कि जो सरकारी रिलीफ जो बढ़ रही थी, सरकारी लाल कार्ड, वो इस गांव में, रेपुरा गांव में नहीं बिक रहा है, मतलब मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा, तो वो जाके अधिकारियों से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि उत्तर में तो रिलीफ कार्ड बट रही है। तो जब लेखक ने कोसला गांव का नाम लिया, कोसला गांव के बारे में जब उन्होंने पूछा, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ कोसला गांव में तो हम अभी रिलीफ नहीं बांट रहे हैं। तो अधिकारियों ने स्वीकारा कि हाँ उधर नहीं बट रहा है। फिर रेणु और अज्ञे जी दोनों जब वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं, डाक बंगले में लौटा तो वो देखा कि यहाँ कोई सूखा नहीं है, क्योंकि यहाँ अधिकारी जो रहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या दिखाई दिया, एक बड़े क्लास के लोग हैं, उनको सूखा पड़े, अकाल पड़े, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रिच हैं। एंड जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो पुअर टाइप के लोग हैं, जो किसान हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके यहाँ खाना पीना नहीं है, अनाज नहीं हो पा रहा है, उनके घर में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भूखमरी की स्थिति है। समझ रहे हो? वो बच्चे का डिस्क्रिप्शन एंड उसकी माता का डिस्क्रिप्शन, इस तरीके का डिस्क्रिप्शन देके वो सिचुएशन बता रहे हैं कि जहाँ अधिकारी रहते हैं, डाक बंगला, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ पे हमारे लोग रहते हैं, मध्य वर्गीय लोग रहते हैं, जो कि क्या है, सफरिंग कर रहे हैं, उन लोगों को ही सिर्फ अकाल से जूझना पड़ रहा है। ये यहाँ पे वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ऋणधन, जलधन, बाढ़ एवं अकाल पर लिखे रिपोर्टाज समाज की बहुरंगी, बहुस्तरीय, जो आयामी जीवन के जीवन दस्तावेज हैं। कह सकते हो कि एक ऐसे फैक्ट्स है जो रेणु जी ने इसको लिखा है, और कहीं ना कहीं उसमें कल्पना जो है वो नहीं है ना। जब आप रिपोर्टाज लिख रहे हो, आप इसमें कोई भी कल्पना दिखाई दी, जो रेणु जी ने फील किया बाढ़ में वो लिखा, जो उन्होंने अपनी आंखों देखी चीज़ें लिखी कि डाक बंगले में तो कुछ फील नहीं हुआ उन्हें कि यहाँ पे भी सूखा अकाल पड़ा है। क्यों? तो ये सारी चीज़ें में कहाँ से आ जाएगा आपका, वो बताइए। कल्पना तो कुछ भी मत लिख देना, कल्पना मत लिखना ना। जब आप कहानी वगैरह लिखते हो तो कुछ ना कुछ तो लिख सकते हो इस तरीके की चीज़ें, बट कल्पना मत लिखना, फिर बहुत गलत हो जाएगा आपका। इसमें कल्पना का नहीं, तथ्यों का प्रयोग होता है। ठीक, ओके। इसमें कहीं ना कहीं जो भी हमारे जीवन चित्र किए गए हैं उससे संवेदना जो होती है उभर कर आती है, भाव जो है वो प्रबल है। यहाँ पे प्रसिद्ध कथा यहाँ पे दिखाई देती है, जो महुआ घटवारिन की कथा बताए हैं, लोकगीत कहीं ना कहीं दिखाए हैं, लोकल रीजनल लैंग्वेज को उन्होंने बताया है कि किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। सो आई होप आपको ऋणधन एंड जलधन समझ में आया हो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर ये नहीं समझ में आया तो हम दोबारा भी वीडियो बनाने के लिए तैयार है, बट पूरा देखो। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखो, आराम से ठंडे दिमाग से आपको समझ में आएगा क्या अगर मैंने बताने की कोशिश किया है। और आपको नोट्स चाहिए तो जो भी मेरा वीडियो है आप एक एक स्लाइड को पॉज करके लिख सकते हो आराम से, और इसे टेक्स्ट रीड भी कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, जय श्री राम।